दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी गई है। तो आपको वीडियो को देखकर कोई भी स्टॉक को बाय सेल नहीं करना है। अगर आप खुद करते हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे। बाकी दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो आपको दे चुका हूँ जो कि 27 मिनट का है। काफ़ी कुछ मैंने आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है। आज का टोटल मार्केट किस तरह से इम्पैक्ट हुआ है, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, किस तरह से मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, कौन कौन सी कंपनीज स्टॉक्स है जिनमें अभी काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा नहीं तो आप इसको जरूर से देख लेना। देखिए दोस्तों, जो आज का मार्केट था वो काफ़ी साइडवेज था या फिर काफ़ी ठंडा था। मार्केट के अंदर कुछ बहुत बड़ी तेजी मंदी हुई नहीं। साइडवेज तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया, लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में अच्छी खासी तेजी बनी। एडवांस टू डिक्लाइन के रेशियो को भी हमने देखा था, जिसमें आधी कंपनीज के स्टॉक्स प्लस में थे, आधी कंपनीज के स्टॉक्स माइनस में थे। तो देखते हैं यूएस मार्केट में भी क्या चल रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट भी लिंक करता है इंडियन मार्केट से। अगर यूएस के मार्केट के अंदर कुछ बड़ी तेजी मंदी होती है तो उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे इंडियन मार्केट में पड़ता है। तो अभी क्या सीन है, देखो 143 पॉइंट्स की मंदी है, लेकिन यहाँ पे वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। 42,200 के आसपास की ओपनिंग थी, उसके बाद में मार्केट गिरता है और यहाँ पे रिकवरी चल रही है। अब क्लोजिंग कैसी होती है वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेस्टे को भी देख लेते हैं। तो अभी के समय साइडवेज है, इसके अंदर भी कुछ खास नहीं है। अब नेस्टे को देख रहे हैं तो एक इंडेक्स है जिसको देखना भी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, NYSE फैंग प्लस। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें नेस्टे की तरह हाईटेक कंपनीज होती हैं। देश की जो टॉप 10 कंपनीज हम बोल सकते हैं टेक में, जिनके स्टॉक्स चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 कंपनीज ये रखते हैं अपने इंडेक्स के अंदर, और 10 की 10 कंपनीज ऐसी रखते हैं जिनके स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में या मिड टर्म में बुलिश हो, टेक्निकली स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो, रिटर्न्स बन रहा हो, फास्ट ग्रोथ हो। अगर इसमें से इनको लगता है कि एक दो स्टॉक नहीं चल रहे तो उस कंपनी को हटा देते हैं, उसकी जगह कोई दूसरी कंपनी लेके आते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक है, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, गूगल है, एप्पल है, टेस्ला है, स्नोफ्लेक्स है, क्राउड स्ट्राइक है। इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज इनके पास में होती है। तो ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी के समय काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो एआई के ऊपर बैट कर रहे हैं। काफ़ी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। काफ़ी इन्वेस्टर्स इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो हाई टेक, जिसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोल सकते हैं, एआई बोल सकते हैं, डिवाइसेस बोल सकते हैं, उसके अंदर ये टॉप 10 कंपनीज आती है, जिसको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी के समय 60 पॉइंट्स का जंप है, कुछ खास तेजी तो बन रही नहीं है। आगे चल के देखते हैं इस इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो इंडेक्स आप देखो, या फिर अपना जो एक ईटीएफ है जिसको हम बोल सकते हैं एनवाईसी फैंग प्लस ईटीएफ, इसको देखो। बात एक ही है, क्योंकि अगर किसी इन्वेस्टर को जो इंडिया में है उसको अपनी ब्रोकिंग एप्लीकेशन में यूएस के इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो वो इस ईटीएफ को देखता है। अब इस ईटीएफ की बात करें तो अच्छी तेजी बनी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, अच्छी खासी तेजी यहाँ पे बन चुकी है। अभी थोड़ा सा साइडवेज कर रहा है। अगर एनवाईएससी फैंग प्लस के इंडेक्स के अंदर तेजी बनती है, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, इस तरह की कंपनीज के स्टॉक चलते हैं, तो ये जो ईटीएफ है ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर ये कंपनीज के स्टॉक गिरते हैं तो ये जो ईटीएफ है ये भी खराब परफॉर्म करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रंप एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बना हुआ है। ट्रंप के ट्वीट्स और ये सब जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, इसके ऊपर कुछ भी न्यूज़ आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, उससे सीधा मार्केट इम्पैक्ट करता है। तो ट्रंप का रुझान अभी ठीक नहीं है। चाइना को लेकर काफ़ी सख्त हैं, इंडिया को लेकर भी कुछ खास नहीं है। कुछ डील्स हुई है बट उसके अंदर कुछ मज़ा नहीं आया इंडिया को कि बहुत अच्छा कुछ बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं, अभी वेट एंड वॉच मोड में है मार्केट, ये क्या होता है। एफआईस क्या करे उसको भी देखते हैं। एफआईस ने दोस्तों आज के दिन बेचा है, 2 तारीख का डेटा आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 2590 करोड़ की बिकवाली की है। डीआई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5000 करोड़ के आसपास की बाइंग डीआई ने की है। तो डीआई बाय कर रहे हैं लेकिन एफआईस बेच रही है। आज की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीआई ज़्यादा माल भी खरीदेंगे, एफआई कम माल भी बेचेंगे, तब भी मार्केट को इम्पैक्ट होगा नेगेटिवली, क्योंकि एफआईस की बाइंग होती है, अग्रेसिवली सेलिंग होती है, अग्रेसिवली ओपन मार्केट पे, मार्केट ऑर्डर पे ये ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डीआईस काफ़ी मतलब डिफेंसिव होते हैं, वो ऑर्डर प्लेस करके ये सब चीज़ें करते हैं। तो इस वजह से डीआईस ने जो भी किया उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ, नेगेटिवली मार्केट ने परफॉर्म किया। अब दोस्तों आते हैं एक और बड़ी न्यूज़ पर, जो कि कोविड-19 हम बोल सकते हैं इसकी न्यूज़। देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर अभी रशिया यूक्रेन भी चल रहा है, कुछ मेजर अटैक्स हुए हैं, उसको लेकर भी काफ़ी लोग ये प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है। कोविड को लेकर भी काफ़ी लोग अभी देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ जाए। तो रशिया यूक्रेन का अभी तक मुझे लग रहा नहीं है कि कुछ जो भी हुआ है उसका कुछ खास इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन कोविड को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक सीधा सेक्टर है जिसको इम्पैक्ट पड़ता है, वो है निफ्टी फार्मा सेक्टर। क्योंकि देखिए लॉकडाउन की तो अभी एक्सपेक्टेशंस करना सही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। होता क्या है कि आप कोविड-19 की ये जो इंडिया वेबसाइट है, जो लाइव डेटा इसमें आता रहता है, उसमें अगर आप देखोगे तो 4000 के आसपास के अभी के समय एक्टिव
केसेस है, डिस्चार्ज हो चुके हैं 2188। तो परसेंटेज डिस्चार्ज होने वालों की अच्छी है, ठीक है। डेथ रेशियो काफ़ी कम है, फॉर्चुनेटली ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर लॉकडाउन के चांसेस तो मुझे पर्सनली लगते नहीं है, जो भी कमेंट करते हैं उनके हिसाब से, यानी मेरे हिसाब से मैंने जस्ट आपको बताने की कोशिश यहाँ पे की है, ठीक है। आगे चल के देखते हैं। अब यहाँ पे डेथ होना अनफॉर्चुनेटली शुरू हो चुका है, ये एक थोड़ी सी खतरे की घंटी हम बोल सकते हैं इसमें। और जो भी आप देखोगे यहाँ पे जो भी डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली, इसमें आपको दिखाई देगा कि या तो किसी को पहले से ही कोई डिसीज़ है, बीमारी है, लंग्स में हम बोल सकते हैं, थ्रोट में हम बोल सकते हैं, अस्थमा बोल सकते हैं, एलर्जी बोल सकते हैं, या फिर वीकनेस है जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे एज में तो कुछ है नहीं इतनी कोई ज़्यादा, 22 ईयर्स हैं, 25 ईयर्स हैं, लेकिन इनको पहले से ही कुछ ना कुछ बीमारी है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों को। तो इसमें अपने को ये समझना है कि लॉकडाउन के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन जो फार्मा स्टॉक्स है या जो फार्मा कंपनीज़ हैं उनको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगर ये बीमारी बढ़ती है, इंक्रीज़ करती है, तो ऑब्वियस है डॉक्टर का खर्चा, दवाइयों का खर्चा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से फार्मा कंपनीज़ के अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो वो एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कुछ कंपनीज़ है, फार्मा कंपनीज़, उनके स्टॉक्स ने अच्छा भी परफॉर्म किया। आज के दिन तो एक फार्मा कंपनी का स्टॉक 16% के साथ भी चल गया। तो कोविड के लिए हम ये सिचुएशन अभी बोल सकते हैं। बाकी दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा। कुछ कंपनीज़ है जिनको लेकर कुछ खबरें आई हैं, देखते हैं कल कैसे इम्पैक्ट होता है। ब्रिटानिया 2% के साथ में स्टॉक ने आज तेजी के साथ में परफॉर्म किया। देखिए एक बार हम चार्ट को देखते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म चार्ट इसका काफ़ी अच्छा है। एफएमसीजी कंपनी का अगर किसी को नहीं पता है, एफएमसीजी सेक्टर का किसी को नहीं पता है, तो एक टाइम था जहाँ पे एफएमसीजी की जो वैल्यूएशन है वो यूएस कंपनीज की तरह हुआ करती थी, अंडर वैल्यूड ये थे। अगर आप अभी यूएस में एफएमसीजी कंपनी के पी रेशियो को उठा के देखोगे तो 25 है, 30 है, किसी का तो 10 है, 15 है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूएशन यहाँ पे हुआ करती थी, जिसमें मैरी को, नेस्ले, एचयूएल ने 10-10 साल तक अंडर परफॉर्म किया था। चलो मैरी को अच्छा करा था, लेकिन एचयूएल ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है अंडर परफॉर्म कर रही थी। फिर उसके बाद में जैसे जैसे इन कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ी, एफआईएस ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, वैल्यूएशन को रीरेट किया, तो इनकी वैल्यूएशन बढ़ के जो 25-30 थी वो बढ़ के 70 तक पहुंच गई। तो एक तो कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है, साथ में आपका पी भी बढ़ रहा है, तो कंपनी का स्टॉक डबल तेजी से बढ़ता है। अब पी रेटिंग ऐसा तो है नहीं कि अभी जो वैल्यूएशन चल रही है इसकी 62 की, अब ये आगे बढ़ के 160 की हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो स्टॉक बहुत तेज चलेगा, लेकिन वो रीजनेबल होगा, इतना कुछ होना नहीं चाहिए, इतनी वैल्यूएशन होनी नहीं चाहिए। तो ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो तेजी बनी है वैल्यूएशन की रीरेट होने की वजह से एफएमसीजी सेक्टर में, वो बनना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी स्लो तरीके से चलेगी, एफएमसीजी कंपनीज उस तरह से चल सकती हैं, उस तरह की एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स रखेंगे। जैसे आप देखोगे तो आपको चार्ट में दिखाई देगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेजी है और यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम है, नॉइस है, मतलब जिसकी वजह से आपको दिखाई देगा कि स्टॉक इतना नहीं चल रहा है। जैसे एक साल में 8% के रिटर्न है, लेकिन चलो यहाँ पे अच्छी एक रिकवरी दिखाई दी है और यहाँ पे एक निफ्टी की तरह पैटर्न बन रहा है, देखते हैं ब्रेकआउट वगैरह होते हैं या फिर नहीं। देखो न्यूज़ ये है कि इस कंपनी में स्ट्राइक चल रही थी एम्प्लॉयज़ की, और कौन से प्लांट में चल रही थी वो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे वो खत्म हो चुकी है। तो उसकी वजह से देखते हैं कल क्या इम्पैक्ट होता है। बाकी 6:30 बजे के आसपास की न्यूज़ है। ये सब जो न्यूज़ होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्टफुल होती है, लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी की अर्निंग्स ही इम्पैक्टफुल होगी, वो चीज़ आपको सीखनी चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस है, इसको लेकर एक बड़ी खबर है और खबर आपके सामने है यहाँ पर। और इसके अंदर दोस्तों आप नोट करोगे ना तो ये जो ग्रुप है ये कंट्रोवर्सीज में रहता है हमेशा। अभी देखिए गौतम अडानी स्क्रूटनी के अंदर आ चुके हैं, और ये जो स्क्रूटनी की है वो यूएस की तरफ से की है। यूएस के कुछ रूल्स हैं वो इन्होंने तोड़े हैं, ऐसा बोला जा चुका है। इनका जो पोर्ट है उससे ईरानी जो माल है उसको एक्सचेंज किया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है। एलपीजी टैंकर जिसमें आप बोल सकते हैं, ये एक्टिविटी के अंदर है, रिव्यू के अंदर है। तो यहाँ पे सीधा इन्होंने बोल दिया कि अडानी जो ग्रुप है उनकी तरफ से ये प्रॉब्लम हुई है, वायलेशन किया है, जो रूल है उसको तोड़ा है। अब देखो यहाँ पे आप नोट करोगे तो आपको ऊपर दिखाई देगा कि कुछ ही टाइम बाद एक न्यूज़ आती है अडानी ग्रुप की तरफ से कि हमको नहीं पता है कि ऐसी कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सब बेसलेस है। ये जो स्टोरी डाली है WSJ ने डाली है, यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये जो बहुत बड़ी मतलब न्यूज़ एजेंसी हम बोल सकते हैं यूएस की, उसने डाली है। अब देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस ने तो सीधा मना कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी है वो कुछ ऐसा बोलती है कि इन्होंने गलती की है। लेट्स सी कि आगे चल के क्या कुछ होता है, किस तरह की न्यूज़ सामने आती है। बाकी जो स्टॉक है ना, देखिए ये बिटकॉइन है अपने स्टॉक मार्केट का, मैं तो कहूँगा बिटकॉइन भी चलो इससे ज़्यादा थोड़ा सा चल जाता है, ग्रोथ मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आप चार्ट देखोगे तो पैसे बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, पैसे दबा के बनते हैं, लेकिन नुकसान भी काफ़ी मोटा होता है।
तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं इनको सुपर रिस्की कंपनी बोल देते हैं। होल्ड करना काफ़ी डिफिकल्ट और कुछ भी हो सकता है, कैसी भी चीज़ें हो सकती है। कभी वैल्यूएशन आपको दिखेगी 200 300 400 के पी पर, कभी 40 का पी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो सुपर रिस्की कंपनीज होती है ऐसी कंपनीज। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है एचसीएल टेक। इसको आप देखोगे तो आज के दिन स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। 25 का इसका पी रेशियो है। न्यूज़ में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले न्यूज़ ये है कि यूआई पाथ एक कंपनी है जिसके साथ में इसने पार्टनरशिप की है। अब देखो ये जो पार्टनरशिप होती है छोटी मोटी, ये काफ़ी नॉर्मल है इन कंपनीज में। हर कुछ वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ऐसी पार्टनरशिप होती रहती है। तो सीखने वाली बात यह है कि जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो स्टॉक के ऊपर कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है अगर कुछ बड़ी पार्टनरशिप नहीं हो तो ऐसी न्यूज़ आती है तो इन्वेस्टर नेक्स्ट डे देखते हैं कि स्टॉक पे कैसे इंपैक्ट पड़ा, कुछ बड़ी खबर है या फिर नहीं। बाकी न्यूज़ आफ्टर मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे आई है। एआई को लेकर कुछ न्यूज़ आ जाए तो उसका ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और कंपनीज के बीच में डिफरेंशिएट करना इन्वेस्टर्स को आना चाहिए कि कौन सी कंपनी का फोकस एआई के ऊपर ज़्यादा है, कौन सी कंपनी का फोकस एआई के ऊपर कम है। क्योंकि इन्फोसिस, टीसीएस ये भी एआई के ऊपर काम कर रही है और नेटवेब जैसी कंपनी भी एआई के ऊपर काम कर रही है। अब मैटर ये करता है कि काम क्या कर रही है। टीसीएस, इन्फोसिस अपना बीपीओ का काम करती है या फिर बाकी जो टेक सर्विसेज या जो भी उनका काम है वो करती है। आउटसोर्सिंग हम बोल सकते हैं, मोटा मोटी उनका ये काम है। तो एआई को यूज़ करके वो आउटसोर्सिंग करती है जिससे उनका खर्चा बच जाता है, एम्प्लॉय के खर्चे बचते हैं और मार्जिन अच्छे आते हैं तो प्रॉफिट अच्छा निकलता है। तो उनका ये यूज़ हो गया। नेटवेब क्या करती है, वो डेटा सेंटर की सर्विसेज देती है तो उसका डायरेक्ट यूज़ हो गया, उसकी ज़्यादा कमाई होती है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी एआई में कैसा काम करती है। अब यहाँ पे ये डिसेंट ग्रोथ वाली कंपनीज है, ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है, तो ठीक है स्टॉक अभी आईटी जो सेक्टर है उसके हिसाब से चलता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी पूना वाला फिनकॉर्प है। आज के दिन न्यूट्रल परफॉर्म इसने किया। एक न्यूज़ में आपको पहले बताना चाहूँगा कि कंपनी की तरफ से न्यूज़ आई है ओपन मार्केट के अंदर 2 बजे के आसपास की कंपनी प्लान करिए फंड रेज करने का, या कंपनी रेज करने वाली है 300 करोड़ रुपीस की राशि एनसीडीएस के थ्रू। ठीक है, फंड रेज। तो फंड रेज को वैसे अच्छा मानते हैं क्योंकि कंपनीज के पास, इन कंपनीज का काम ही फंड को यूटिलाइज करना होता है, लोन्स के रूप में देना, सस्ता पैसा उठाएंगे और इंटरेस्ट लगा के आपको महंगे पैसे देंगे ताकि कंपनीज को प्रॉफिट मिले। इस कंपनी को लेकर काफ़ी सारी बातें होती है कि नेक्स्ट बजाज फाइनेंस ये बन सकता है क्या। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बजाज फाइनेंस तो अभी ऑल टाइम हाई पर है और इसने अभी तक ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया, लेकिन रिटर्न्स को देखें तो पिछले 5 साल में इसने बजाज फाइनेंस को बीट किया है। तो सिंपल सा मतलब है, सुपर रिस्की है लेकिन सुपर रिवॉर्डिंग है। और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर वो खरीदते हैं तो ये समझ के खरीदते हैं कि बहुत रिस्की है, तो उनके हिसाब से वो इन्वेस्टिंग करते हैं। किसी को रिस्क लेना है तो उस हिसाब से लेगा, किसी को मॉडरेट रिस्क लेना है तो खरीदेगा कम अमाउंट के साथ में, किसी को नहीं लेना है वो अवॉइड करके चलता है फिर ऐसी कंपनीज को। नेक्स्ट जो कंपनी सोलार इंडस्ट्रीज है, 1% की तेजी के साथ में स्टॉक ने परफॉर्म किया। अब देखो यहाँ पे इसकी जो वैल्यूएशन है कहाँ पे आ चुकी है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है और 121 का पी है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि कंपनी का स्टॉक अभी के समय ओवर वैल्यूड है। क्या सही में ओवर वैल्यूड है या फिर नहीं, वो कैसे पता चलेगा? वो दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट को देखकर पता चलता है, कंपनी के रिजल्ट को देखकर पता चलता है। Q4 के रिजल्ट आपने देख लिए, अच्छे थे। अब Q1 के भी अच्छे आ सकते हैं, इस खुशी में इतनी वैल्यूएशन इसको मिल रही है। और अच्छे रिजल्ट क्यों आ सकते हैं? क्योंकि आपको पता ही है अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी जो अपने वेपन्स थे वो रडार पे आए थे पूरी दुनिया के, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर अच्छे आ सकते हैं एक्सप्लोजिव केमिकल के, और सोलार इंडस्ट्री एक्सप्लोजिव केमिकल्स बनाती है। तो ऐसा होता है, अगर Q1 और Q2 में रिजल्ट अच्छे आते हैं तो सस्टेन करती है वैल्यूएशन, नहीं तो फिर स्टॉक गिरते हैं। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी बनी है। डिफेंस सेक्टर ने टोटल अच्छा परफॉर्म किया। अभी के समय 2 सेक्टर बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं। एक तो डिफेंस सेक्टर हम बोल सकते हैं, इसके स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, ETF अच्छा कर रहे हैं। सेकंड हम कैपिटल मार्केट बोल सकते हैं या फाइनेंशियल मार्केट बोल सकते हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट की कंपनीज आती हैं, क्योंकि निफ्टी रिकवर कर रहा है तो उन कंपनीज के स्टॉक भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये 2 सेक्टर किसी इन्वेस्टर के पास में है तो उनके ज़्यादा पैसे अभी बन रहे हैं। देखो न्यूज़ ये है कि कंपनी को एक ऑर्डर मिल चुका है 402 करोड़ रुपीस का। अब बड़े बड़े ऑर्डर्स इनके पास में आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पता ही अभी आपको क्या हुआ है, तो उस वजह से इन कंपनीज को अच्छे बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिल रहा है। रिटेल रेलवे कंपनीज के स्टॉक भी क्या चलेंगे क्या? क्योंकि यहाँ पे तो चलो ठीक है, एक रिवर्सल मिल चुका है, बट रिवर्सल तो मिला है तो क्या कंफर्मेशन ऐसा कुछ मिला है क्या? दोस्तों देखो, निफ्टी के हिसाब से अगर स्टॉक रिकवर कर रहे हैं तो ठीक है, ओके, हम उसको बोलेंगे कि चलो मार्केट चल रहा है तो वो भी चल रहा है।
निफ्टी से तेज ऊपर जा रहा है कोई स्टॉक तो उसको हम एक्सीलेंट बोलेंगे, क्योंकि हो सकता है उसमें बाजार से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिल जाए। और कोई स्टॉक है जो नहीं चल रहा है, निफ्टी तो चल गया, उसको हम काफ़ी पुअर स्टॉक बोलेंगे, उसमें एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम होगी। ये प्राइस एक्शन होता है, सिंपल सा कॉमन सेंस लगा के इसको देखते हैं और एनालिसिस इसके ऊपर कर लेते हैं। अब देखो न्यूज़ ये है कि इसको भी ऑर्डर मिला है, बट छोटा ऑर्डर है 10 करोड़ का, तो कुछ खास इंपैक्ट हुआ नहीं है। सुबह 9 बजे के आसपास की न्यूज़ है। तो रेलवे कंपनीज़ के ऑर्डर भी ट्रैक करने पड़ेंगे इन्वेस्टर्स को, जिसको भी लग रहा है कि अब रेलवे कंपनीज़ का समय है, तो इनके जो ऑर्डर है वो देखना इन्वेस्टर्स को चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले वीडियो को देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप देख लेना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।